में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खेती बचाओ यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा नया कृषि कानून तोड़ देगा किसानों की कमर। गहलोत सरकार ने प्रदेश को दी 1372 करोड़ रुपए की सौगात, मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कोरोना काल में भी दी जाएगी विकास कार्यों को गति। राजस्थान में होने वाला शिक्षक सम्मान समारोह फिर हुआ स्थगित, अगली तारीख नहीं हुई अभी तय। और जयपुर एयरपोर्ट पर कमर्शियल गतिविधियां बढ़ाने के लिए विमानपत्तन ने दी 3 प्रस्तावों को मंजूरी, लगाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की खेती बचाओ यात्रा पटियाला पहुंची। इससे पहले संगरूर में भवानीगढ़ की अनाज मंडी में राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विशाल रोष रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार को कानून बनाने की बहुत जल्दी थी, सोचा होगा कि एक बार कानून बन गया तो किसान कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसानों की शक्ति को जानते नहीं हैं। किसान एक बार अपने जिद पर अड़ जाएं तो वे अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। इस बार भी किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जिससे मैं और मेरी पार्टी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी हैं। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद से मृतका के घर पर राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मृतका के घर पहुंचा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एक युवक ने स्याही फेंक दी। संजय सिंह हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उनके घर गए हुए थे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों से मिलने के लिए गए आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में राखी बिरलान, आप विधायक दिल्ली, राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिंह, राज्यसभा सांसद हरपाल सिंह चीमा, एलओपी नेता मौजूद थे। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने एक बड़ा बयान दिया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध करने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि चीन और पाकिस्तान की ओर से तनाव की स्थिति को लेकर भारत पूरी तरह मुस्तैद है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे पड़ोस में और आसपास के क्षेत्रों में उभरते हुए खतरे के परिदृश्य में युद्ध लड़ने की एक मजबूत क्षमता होने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ विश्वास के साथ साझा कर सकता हूं कि ऑपरेशनली हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने पंपोर के बाहरी इलाके से सटे तंगन बाईपास पर आरओपी की 110वीं बटालियन पर हमला किया था। इस हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोट अधिक लगने से उनकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरिटोरियम की अवधि के दौरान स्थगित ईएमआई में ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर सुनवाई की। मामले में न्यायालय ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 1 हफ्ते की और मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर जो राहत देने की बात की गई है, उसके लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किसी तरह का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। इसलिए न्यायालय ने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हलफनामा दायर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि 12 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बिहार में चुनाव के दिन जो नजदीक आते जा रहे हैं, त्यों राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ती जा रही हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजद की वजह से भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राजद के 15 वर्ष के कुशासन को देखा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा के जैसे ही सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब दूसरा विकल्प खोज रही है और हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मजबूत गठबंधन के साथ उनकी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव द्वारा कुछ पार्टियों को वोट कटवा कहने पर ओवैसी तिलमिला उठे और इसके बाद उन्होंने राजद पर इस तरह से हमला बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। बैठक में कंपनसेशन सेस को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया। राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए निर्णय लिया गया कि लग्जरी व कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को जून 2020 से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि पहले फैसला लिया गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ 5 साल तक यह कंपनसेशन सेस वसूला जाएगा। जीएसटी की वर्चुअल हुई बैठक में राजस्थान मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल हुए।
उन्होंने केंद्र से बकाया जीएसटी कंपनसेशन की फिर से मांग की। मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से अगस्त तक 6,990.43 करोड़ बकाया राशि की मांग की। इनमें से 660 करोड़ तो पिछले 2 साल से बकाया था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक ही परिवार में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। यह विवाद सराई थाना इलाके का है। यहां पर एक ही परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस झगड़े में कुछ लोगों को चोटें आई। घटना की जानकारी होने के बाद इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है। सिंगरौली में पावर प्लांट से होने वाले वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। यहाँ प्रदूषण की मात्रा इतनी है कि लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। प्रदूषण के चलते थोड़ी दूर पर खड़े व्यक्ति साफ दिखाई नहीं देते हैं। इससे जिले में आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। जिले में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पावर प्लांट और सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं। यहाँ के लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को फेफड़े से संबंधित समस्या है। मोरवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़कों पर चलने वाली बड़ी वाहनों के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, जहां शिकायत जिला प्रशासन व पावर प्लांट के प्रबंधकों से कई बार कर चुके हैं, लेकिन सबके बावजूद सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है, जिसके चलते धूल भयानक हवा में मिलकर उड़ती है कि सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। सिंगरौली जिले में वाकई में प्रदूषण बेतहाशा बढ़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है। यहाँ के रहवासियों का प्रदूषण के कारण रहना मुश्किल हो गया है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है व्यक्ति। अब प्रदूषण के मुख्य कारण जो यहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हुए हैं और उनके चिमनी से निकलता धुआं और जर्जर सड़क व्यवस्थाएं, पूरी तरह से सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। चाहे आप बैढ़न से सिंगरौली जाना हो तो पूरी सड़कें धूल युक्त प्रदूषण युक्त है। एनसीएल उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसके साथ साथ जो अन्य कंपनियां हैं, चाहे हिंडाल्को हो चाहे एसार हो, इनका जो कोयला, भारी मात्रा में कोयला जो सड़क के माध्यम से कंपनियों तक जा रहा है, वो एक प्रमुख कारण बदहाल सड़क और प्रदूषण का है। यहाँ बढ़न धूल से हमारी आंखों में ऐसा घुसा कि मैं पत्थर पे बाइक चढ़ गया और हाथ टूट गया मेरा, धूल के कारण। और इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है धूल के कारण यहाँ कि कुछ कहा नहीं जाता। धूल से पूरा फसलें बर्बाद हो गई हैं। पूरा रूम में घुस जा रहा है धूल, एकदम खिड़की बंद है। फिर भी पानी का छुटकाव कभी कभी कोई अधिकारी आ जाते हैं तो दिखाने के लिए हो जाता है कभी, बाकी तो होता नहीं है कभी। विधायक जी लोग तो हर मंगलवार को जाते हैं इसी रोड से हनुमान मंदिर पूजा कर, वो तो खुद देख रहे हैं। जोगड़ा के बीच में ये बराबर कोयले का परिवहन होता है, जिससे वजह से धूला और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है कि लोग बाग राहगीरी जो चलते हैं उनके लिए या मोटरसाइकिल के लिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और होता रहता है। और धूला और इसमें पानी का छिड़काव एनसीएल द्वारा नहीं किया जाता। एनसीएल के द्वारा पानी का छिड़काव नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी धूला से प्रभावित है पूरा इलाका, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और जितने भी लोग बाग यहाँ चल रहे हैं खतरे का जीवन जी रहे हैं, कभी भी एक्सीडेंट होता रहता है। तो लोकल में बताते हैं, कभी जो ठेकेदार के माध्यम से बताते थे, जो रोड वाला काम कर रहा था वो भी नहीं डालता है। उनसे यहाँ जो विधायक हैं उनको मालूम है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करता। विधायक यहाँ मालूम जाते हैं, उनके जानकारी में है, लेकिन कोई उस पर विचार नहीं करते, कोई ऑर्डर नहीं करते, कोई काम नहीं करवाते, एनसीएल से नहीं करवाते, एनसीएल खुद भी नहीं करता। छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र बस्तर में बाहरी नक्सलियों की घुसपैठ शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में बाहरी नक्सली क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। इससे स्थानीय नक्सलियों में हड़कंप मच गया है। पिछले साल रमन्ना की मौत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वर्दीधारी महिला नक्सली रमन्ना के अर्थी को कांधा देकर विलाप करती दिख रही थी। अब एक बार फिर नक्सलियों द्वारा एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रमन्ना के यश और विजय गान को दिखाया गया है। 11 महीनों बाद फिर से जारी रमन्ना के वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस बीच बस्तर और बस्तर के बाहर के नक्सलियों में एक तरह की नीतिगत लड़ाई चल रही है। बार बार यही सवाल उठ रहा है कि रमन्ना की मौत के 11 महीने बाद इस तरह का वीडियो जारी करने के पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है। दिसंबर 2019 में दंडाकरण स्पेशल जोन कमेटी के सचिव रमन्ना की मृत्यु हुआ। उसके पश्चात लगभग 1 साल में नक्सल संगठन कोई नया सचिव नियुक्त नहीं हो पा रहा है।
इसमें आपसे खींचतान काफ़ी जारी है नक्सल संगठन में। स्थानीय कैडर्स नहीं चाहते बाहर के जो तेलुगु कैडर्स या अन्य किसी प्रांत के कैडर्स आकर इधर उनके ऊपर हुक्म चलाए करके इस टाइप का परिस्थिति को लगातार पुलिस निगरानी रखा हुआ। और अभी हाल फिलहाल का जो घटनाक्रम भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इस पर पश्चिम बस्तर डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर मुडियाम विज्जा को उन्हीं के खुद के कैडर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर जाने के एक सूचना प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा भी मनकली गांव में जाकर उसको तस्दीक की गई। इनके मृत्यु के बाद सही पाया जा रहा है। और इस प्रकार का और अन्य भी जो संगठन में काफ़ी लड़ा झगड़ा चल रहा है। और जैसे निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को मारने के बात को लेकर जो स्थानीय जो आदिवासी कैडर्स है सहमत नहीं है, वो लोग अपना बात को संगठन के सामने रख रहा है। इस टाइप का काफ़ी एक खींचतान की स्थिति नक्सल संगठन में निर्मित हो रहा है। ये तमाम परिस्थिति को पुलिस निगरानी रखा हुआ। देखिए, बस्तर में नक्सलवादी संगठन जो है बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है इस वक्त। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो पुलिस का दबाव है, ऊपर से जो नक्सलियों को हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं, पैसा पहुंचना का लगभग बंद हो रहा है, तो इसके कारण पड़ रही है फूट। अभी लगातार नक्सलियों ने जो हत्याएं की हैं ग्रामीणों की, उसको लेकर स्थानीय नक्सलियों में और जो बाहरी नक्सली हैं तेलंगाना के, आंध्रा के, उड़ीसा के हैं, इनके पीछे फूट पड़ी है। और क्योंकि स्थानीय नक्सली इस बात के लिए सहमत नहीं है कि स्थानीय लोगों को मुखबिरी के नाम पर उनकी हत्या की जाए, उनको मारा जाए, तो इसी बात को लेकर बीच में एक हत्या भी हुई है। एक नक्सली कमांडर की हत्या कर दी छोटे नक्सलियों ने। ये बड़ी बात थी अपने आप में। बस्तर के जंगलों से बस्तर पुलिस के लिए एक बेहतर खबर निकल के सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के नक्सली जो नेता हैं और बस्तर के जो नक्सली नेता हैं, उनमें ज़बरदस्त मतभेद की खबर निकल के सामने आ रही है। जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के नक्सली बस्तर के ग्रामीणों को मुखबिर का शक लगाकर मौत के घाट उतार रहे हैं, जिस पर बस्तर के जो नक्सली लीडर हैं उनमें और बाहर के नक्सली नेताओं में मतभेद शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नक्सलियों ने इसका विरोध करने वाले नक्सली कमांडर को भी मौत के घाट उतार दिया था। नक्सलियों का लगातार इन इलाकों से जनाधार गिर रहा है और अपने जनाधार को बचाने नक्सली इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। नक्सलियों का जो जनाधार लगातार गिर रहा है और अपने जनाधार को बचाने के लिए नक्सलियों ने 11 महीने पहले बस्तर के सबसे खूंखार नक्सली रमन्ना की मौत की खबर की पुष्टि की थी। राज्य की गहलोत सरकार ने जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग को 1372 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री आवास पर हुए शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में हालांकि तबियत खराब होने के कारण खुद सीएम अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए। उनकी गैर मौजूदगी में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 14 विकास कार्यों का शिलान्यास और 4 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री आवास पर वीसी के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में 1223 करोड़ रुपए के 14 कार्यों के शिलान्यास हुए, जबकि 148 करोड़ रुपए के 4 कार्यों का लोकार्पण किया गया। जोधपुर संभाग में 522.13 करोड़ के 10 शिलान्यास और 86.61 करोड़ के 2 लोकार्पण हुए। इस मौके पर मंत्री शांति धारीवाल व निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि कोरोना संकट के कारण भले ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से कल आयोजित होने वाला शिक्षक सम्मान समारोह एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम वर्चुअल होना था। यह समारोह अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। सम्मान समारोह का आयोजन अब कब किया जाएगा, इस संबंध में कोई निर्देश फिलहाल नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर किया जाता है, लेकिन इस बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। कोरोना काल के बाद एयरपोर्ट पर कमर्शियल गतिविधियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट पर कमर्शियल गतिविधियां बढ़ाने के लिए निदेशक विमानपत्तन ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन कमर्शियल गतिविधियों में ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर व्यावसायिक स्थल शुरू होंगे, वहीं हैंडीक्राफ्ट शॉप, एथनिक वियर, बेकरी शॉप खोली जाएंगी। इनसे एयरपोर्ट पर कमर्शियल गतिविधियों को और गति मिलेगी। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर सोलर पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। यह सोलर पावर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और एप्रन में लगाए जाएंगे। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।